पहले के जमाने में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जहां किसने क्या खर्च किया, किसने क्या चीज लाई और किसने कुछ नहीं किया, इसका कोई हिसाब नहीं होता था। शायद वो इस वजह से भी था क्योंकि तब महंगाई भी इतनी नहीं थी। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। अब महंगाई की मार से लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन बड़े जॉइंट फैमिलीज में भी दिक्कत आना शुरू हो गई है। आजकल हर कोई सोच समझकर खर्चा करने लगा है, चाहे वो खुद के परिवार में ही क्यों ना हो। हमारे दिलीप और माया भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों नौकरी करते हैं और दोनों घर में हर चीज का हिसाब भी रख कर चलते हैं। माँ जी, ये लीजिए इस महीने का खर्चा, आप गिन लीजिए। तू वैसे भी सब कुछ गिन कर ही तो देती है माया बहू। कभी ज्यादा दिए है क्या आज तक पैसे? अब आप ही ने तो कहा है कि अगले महीने से ज्यादा होंगे पैसे, क्योंकि रवि की भी शादी होने वाली है, इसलिए घर का खर्चा भी बढ़ने वाला है। हाँ, मैंने रवि को भी कह दिया है कि अगले महीने से वो भी ज्यादा पैसे दे। अब घर में 100 चीज़ें होती है, राशन का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, ये खाना बनाने वाले की पगार, कितना कुछ है। सबका खर्चा देखना पड़ता है ना। हाँ, अब सब घर में रहते हैं तो सबको देखना ही पड़ता है ना माँ जी। आप ये पैसे गिन लीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ज्योति, मेरा और भैया का टिफिन देना जरा। हाँ भाभी, ये लीजिए। सब कुछ डाल दिया है ना, कुछ बाकी तो नहीं? नहीं भाभी, जैसा आपको पसंद है सब कुछ डाल दिया है। और ठीक है, शाम को खाना बनाकर तुम अपने घर चली जाना। आज मुझे और भैया को आने में लेट हो जाएगा। और सुनो, आज कुछ ना मीठा भी बना देना, ठीक है? जी भाभी, ठीक है। माया और दिलीप दोनों नौकरी करते थे और मिश्रा परिवार में सब लोग बराबर का खर्चा दिया करते थे। हालांकि माया इस मामले में बहुत कंजूस थी, लेकिन उसकी सास के कहने पर आज तक घर का खर्चा सही से चल रहा था। और अब तो रवि की शादी भी होने वाली थी, जिससे और खर्चा होने वाला था। माया, तुम नए कपड़े ले आई? हाँ माँ जी, थोड़े बहुत ले आई, क्योंकि कुछ मेरे पास पहले से पड़े थे, शादी वाले सूट भी पड़े हैं, तो बस थोड़ी बहुत ले आई। पैसे बचाना अच्छी बात है माया, लेकिन कभी कभी खर्चा भी कर लेना चाहिए खुद पे। माँ जी, मुझे ना फिजूल में पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। अब बस कुछ ही दिन में रवि की भी शादी हो जाएगी, तो घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। और भी खर्चा है ना? अरे मैं खर्चे की नहीं, घर में एक और सदस्य आने से घर में माहौल अच्छा हो जाएगा, इसकी बात कर रहा था। भाभी, आपको तो सपने में भी बजट ही दिखता होगा, है ना? अब नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम मजाक में भी पैसों की बात करती रहती हो माया। अब चलो, हंसी मजाक बहुत हो गया, शादी की तैयारी में लग जाओ, कल सारे मेहमान भी आ जाएंगे। जी माँ। मिश्रा परिवार की छोटी बहू आ गई थी, वर्षा, जिसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और सारे मेहमान भी अपने घर को रवाना हो चुके थे। माया भाभी, खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, चावल और रोटी, और साथ में कटलेट और रायता बना दे। ठीक है भाभी। भाभी, मैं सोच रही थी कि अब मैं आ गई हूँ तो खाना मैं ही बना लिया करूँगी, इससे मेरा भी वक्त बीत जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों माया बहू? हाँ सच में, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता ऑफिस के काम से, मैं क्या खाना बनाऊंगी। हाँ, तो आज से ही मैं खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी ना मुझे अलग अलग चीज़ें बनाने का शौक है। हाँ, तो मैं ज्योति को उसकी पगार देकर कल से मना कर दूंगी आने को। वर्षा के आने के बाद माया ने ज्योति को निकाल दिया, लेकिन उसका स्वभाव अब पहले से ज्यादा पैसों को लेकर अजीब सा हो गया था। अगर घर में छोटी सी भी चीज आती तो उसका बवाल बनाने लगी थी। अरे ये क्या है, इतने सारे फल कौन लाया है? भाभी, मैं बाजार गई थी ना, तो मैं लेकर आई, आप खाकर देखिए तो बहुत मीठे हैं। अरे पर तुम इतने सारे फल लेकर क्यों आई हो वर्षा? तुम्हें पता है आजकल कितनी महंगाई हो गई है, तुम पैसों को यूं बर्बाद कर रही हो। इसमें बर्बाद क्या किया बहू, फल ही तो लाई है और सबके लिए है, सब खाएंगे, अकेले नहीं खाने वाली वो। तुम क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? हाँ भाभी, और इतने महंगे भी नहीं है ये फल। अरे अब जाने भी दो, अब लाई है तो खा लो तुम। पर अगली बार देखो ऐसे फिजूल खर्चे मत करना वर्षा। जी भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। माया को खर्चे के ऊपर कंट्रोल करने की इतनी आदत हो चुकी थी, उसे लगता था कि उसके अलावा सारे लोग फिजूल खर्चा ही कर रहे हैं। अरे रवि, तेरा पार्सल आया है, लेना जरा। हाँ माँ, बस आया। क्या मंगवाया है रवि तूने फिर से? अरे कुछ नहीं भाभी, वर्षा को अच्छे से चावल चाहिए थे, तो कुछ राशन का सामान ही मंगवाया है बस ऑनलाइन। क्या?
ऑनलाइन राशन मंगवाया है? पर क्यों? वो नुक्कड़ पे बंसी की दुकान है ना, उससे क्यों नहीं मंगवाया? भाभी, वो उसके राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन सामान मंगवाया है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्वाद भी। वर्षा, तुम जब से इस घर में आई हो ना, तब से बस खर्चे ही किए जा रही हो। तुम्हें पता भी है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं? तुम्हारी वजह से हमारा राशन का बिल आजकल कितना बढ़ गया है। बस भाभी, आप वर्षा से इस तरह बात नहीं कर सकती। आपने कई बार वर्षा को खर्चे के लिए कहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अरे तुम क्यों बोलने लगे? तुम दो लोगों के लिए भी एक को ही पैसे देने होते हैं। दिलीप और मैं दोनों के पैसे देते हैं और तुम दोनों बस आराम से उसे उड़ाते रहते हो। बस भाभी, अब बड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया। आपकी और भैया के टिफिन में बहुत सारी चीजें जाती है, बस इसीलिए ऑनलाइन राशन मंगवा लिया। माया बस कर, अब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ दे। हमारे टिफिन में इतना राशन जाता है कि हम दोनों का खर्चा देना पड़ता है। तो ठीक है, हमारे टिफिन के लिए सब कुछ सिंपल ही बना देना। मैं भी देखती हूँ कितना राशन बचता है, और इस महीने से मैं महीने का खर्चा नहीं दूंगी माँ जी। ठीक है, तेरी मर्जी। और एक बात मेरी भी सुन ले, तू अब पैसे नहीं दे रही तो तुझे किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं, समझी? चाहे रवि और वर्षा कुछ भी करे, तेरा उनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। माया ने इस महीने से घर का खर्चा बंद कर दिया और इसे देखते हुए कावेरी ने भी दिलीप और माया का राशन अलग से मंगवा लिया था, जिससे उनका टिफिन बनता था। वर्षा, टिफिन तैयार है क्या हमारा? हाँ भैया, ये लीजिए आपका टिफिन, और ये भाभी का। क्या है आज टिफिन में वर्षा? आलू की सब्जी और रोटी। और कुछ भी नहीं है। तेरी बीवी ने ही कहा है कि हमारे टिफिन पर खर्चा मत कीजिए, इसलिए इस महीने मैंने तुम दोनों का राशन अलग से मंगवाया है और लिख कर भी रखा है कि तुम दोनों का खर्चा क्या और कैसे हो रहा है। चलिए जी, ऑफिस के लिए हमें देरी हो रही है ना। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब खाओ या आलू और रोटी। खुद तो फंस गई, मुझे भी साथ में घसीट लिया। अरे कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ, मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिनों तक यूं ही खा पाती हो। माया ने घर में महीने के कम पैसे देकर सोचा था कि वो अपना फायदा कर रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो खुद को ही इस जाल में फंसा रही है। उसके टिफिन में जो दो दो सब्जियां, फल, नाश्ता और जूस जाया करता था, अब वो सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि ये सब घर के राशन के सामान के साथ आता था। वर्षा, आज खाने में क्या बनाया है रवि और अपने लिए? भैया, मैंने अपनी रवि और माँ जी के लिए बिरयानी और रायता बनाया है। अरे मुझे भी दे दो ना थोड़ी सी बिरयानी। रोज रोज ये सिंपल सा खाना खाकर तंग आ चुका हूँ मैं। हाँ हाँ भैया, लीजिए ना। मैं तो आपको इसलिए नहीं दे रही थी कि फिर भाभी ही कहती हैं कि बिरयानी पे इतना खर्च कर दिया। अरे माया की बेवकूफ़ी की वजह से ऑफिस में अब सब लोग मुझसे पूछने लगे हैं, तुम्हारी माली हालत तो ठीक है ना? आजकल तुम रूखी सूखी रोटी लाते हो। अब उन सबको क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आता। यही होती है मूर्ख की मूर्खता। माया बहू, तुम्हें ये तो दिख गया कि रवि और वर्षा में से सिर्फ रवि पैसा देता है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ज्योति को हम खाना बनाने के 20,000 देते थे, जो वर्षा के आने के बाद बच गए। और तो और वर्षा बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का राशन मंगवाती थी, जिससे सेहत और जेब दोनों की बचत हो रही थी। मेरी माँ कहती थी कि पैसा खाने के लिए ही कमाया जाता है, और अगर खाने पे आप खर्चा नहीं कर रहे हैं तो आपसे बदनसीब कोई और नहीं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में कंजूसी में अंधी हो गई थी। मुझे बस खर्चा दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा राशन का खर्चा तो हमारे टिफ़िन और नाश्ते में ही होता था। वर्षा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने न जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें। अरे कोई बात नहीं भाभी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। क्या मुझे भी थोड़ी बिरयानी मिल सकती है? नहीं, पहले बिरयानी के 200 रुपये निकालो, चलो। क्या तू भी दिलीप, कुछ भी। राधे श्याम जी के 3 बेटे थे, कमल, अमित और राजीव। राधे श्याम जी की पत्नी का स्वर्गवास काफी पहले हो चुका था। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन राधे श्याम जी की हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत की वजह से सबसे बड़े बेटे कमल की पत्नी सुमित्रा
और अमित की पत्नी रुक्मिणी को अच्छी खासी परेशानी होती थी। उनके ससुर यानी कि राधे श्याम जी जब देखो तब बहुओं के काम में कमी निकाल निकाल कर दिन भर उनको परेशान किया करते थे। पापा जी, आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। आपको बहुत दिनों से स्पेशल खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए। मन नहीं करेगा तो और क्या होगा, रोज मूंग की दाल बनाकर रख देती हो। अरे भाई, उम्र हो गई तो क्या खाने की चीजों का मन नहीं होगा? अरे मन तो सबका करता है। पापा जी, इसीलिए तो भाभी ने आपके लिए इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। आज खा लीजिए, आपके लिए स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा ठीक है, बातें मत बनाओ, जल्दी जाकर खाना लेकर आओ। कब से इंतजार कर रहा हूँ, एक सब्जी बनाने में 3 घंटे लगा देती हो। पापा जी, सिर्फ 20 मिनट तो हुए हैं और आप भी तो अभी अभी बाजार से आए हैं। अरे अब जल्दी खाना लगाओ, मुझे तुम लोगों की बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये लीजिए पापा जी, मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप खा लीजिए। और जल्दी से बताइए सब्जी कैसी बनी है। भाभी ने बहुत मेहनत से बनाई है। हाँ, मेहनत? इस सब्जी को खाकर तो लगता है कि इससे अच्छी तो लौकी की सब्जी होती है। ना कोई स्वाद, ना कोई अता पता। अरे क्या बना कर रख दिया। लेकिन पापा जी, सब्जी तो मैंने भी चख कर देखी थी, बहुत अच्छी बनी है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक तो बेस्वाद पनीर की सब्जी मेरे आगे ला कर रख दी, ऊपर से अपनी चला रही हो। लेकिन पापा जी, सब्जी तो अच्छी है, आपको पसंद नहीं आई क्या? इसमें मसाला देखा? अरे कितना कम मसाला डाला है। पनीर की सब्जी ऐसे कोई बनाता है क्या, रोती हुई? अरे कुछ तो स्वाद डाला होता। लेकिन पापा जी, बच्चे ज्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जी नहीं खा पाते ना, इसलिए। अरे मिर्च मसाला तो छोड़ो, ये पनीर देखो कितना टाइट है। मुझे नहीं खानी है ऐसी सब्जी, मेरे लिए कुछ और बना कर ले आओ। लेकिन पापा जी, दूसरी सब्जी बनाने में तो वक्त लग जाएगा। तो बाजार से ऑर्डर कर दो भाई, कुछ भी करो, मुझे बस खाना खाना है। तुम लोगों की बातों से मेरा तो पेट नहीं भरना। किचन में जाने के बाद इतने मन से पनीर बनाया था और इतना स्वादिष्ट बनाया, बच्चों ने तो पेट भर भर के खाया। बस पापा जी के नखरे ही अलग है। भाभी, पापा जी के आगे अब दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना भी परोस दोगी ना, वो उसमें भी कमियां ही निकालेंगे। आप तो उनकी आदत अच्छी तरह से जानती है ना। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ससुर है ना हमारे, कुछ कह भी तो नहीं सकते। भगवान ऐसे ससुर किसी को ना दे। ठीक कहती हैं भाभी, मैं भी ना पापा जी की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। अगले दिन सुबह के वक्त, रुक्मिणी बहू, मैंने अपना सफेद कुर्ता पजामा धोने के लिए दिया था, अभी तक धोया या नहीं? पापा जी, धोकर सुखाकर प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दिया है, जरा देखिए तो सही। ये धुला हुआ कुर्ता पजामा है, कितना मैला है। लगता है कि बहू तुमने बिना धोए ही अलमारी में रख दिया है। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको ये गंदा क्यों लग रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है। कहाँ साफ है? इसकी कॉलर देखो कैसी लग रही है। पापा जी, वो गंदी नहीं, ये कुर्ता बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए उसकी कॉलर का कलर ही थोड़ा सा बदरंग लग रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, ये कुर्ता पजामा फिर से धो देना और फिर से इस्त्री करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पापा जी, सारे कपड़े मशीन में धुलते हैं, लेकिन आपका कुर्ता पजामा मैंने रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से धोया, आपको पसंद क्यों नहीं आया? देखो बहू, मेरी नजर में ये कुर्ता पजामा गंदा है और इस तरह के गंदे कपड़े मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकर जाओ इसे और दोबारा अच्छे से धोकर लाओ। क्या मुसीबत है, पापा जी के नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इस जगह तो अगर सासू माँ जिंदा होती तो ज्यादा ठीक होता, कम से कम कुछ तो समझती। ये तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। और फिर एक दिन, पापा जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। 6 महीने हो गए हैं अपने मम्मी पापा से मिले हुए। मैंने कमल से बात कर ली है, उन्होंने मेरा टिकट भी करवा दिया है। टिकट करवा लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ तो पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए ना बहू। लेकिन पापा जी, कमल से बात हो गई है मेरी और उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई के घर जा सकती हूँ, और वैसे भी इतने दिन हो गया है तो। देखो बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मुझे इस तरह जवाब मत दो। अभी मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 महीने बाद चली जाना।
लेकिन क्यों? 2-3 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? और वैसे भी मैं सिर्फ 1 सप्ताह के लिए तो जा रही हूँ। हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुमने मुझसे बिना पूछे टिकट करवाया है ना, इसलिए अब अगर तुम अपने मायके गई तो ये मेरा अपमान होगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती। मैं तो बस अपने घर वालों से मिलना चाहती हूँ। मैंने कह दिया सो कह दिया। शाम को जब कमल ऑफिस से आएगा तो मैं उसे भी कह दूंगा। और ऐसा ही होता है। जब शाम के वक्त कमल ऑफिस से आता है तो राधे श्याम जी उससे जबरदस्ती सुमित्रा की मायके जाने का टिकट कैंसिल करवा देते हैं। सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन रुक्मिणी के मायके से फोन आता है कि रुक्मिणी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और रुक्मिणी अपने ससुर राधे श्याम के पास पहुंचती है। पापा जी, मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे मायके जाना है। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब भाभी को जाना था और उन्होंने आपसे नहीं पूछा तो आप बहुत नाराज हो गए थे ना। क्या हुआ है तुम्हारे पापा को? पता नहीं, 2 दिन से बहुत बुखार है, उतर ही नहीं रहा है। थोड़ा सा बुखार ही है ना, उतर जाएगा। अभी जाने की क्या जरूरत है? अमित का ऑफिस में कितना काम होता है। मायके चली जाओगी तो उसका काम कौन करेगा? पापा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पापा की तबीयत खराब है और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखो बहू, 2-3 दिन बाद चली जाना। हमारे दूर के रिश्तेदार घर आने वाले हैं। उनके लिए पूरा दिन तरह तरह का खाना बनाना, उनका ख्याल रखना, वो सब कौन करेगा? सुमित्रा का तो क्या भरोसा, पता चला बिना नमक की पनीर की सब्जी बनाकर खिला दी फिर से। तभी वहां पर सुमित्रा आ जाती है। पापा जी, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई इमरजेंसी नहीं थी और इसीलिए आपके कहने पर मैं रुक गई। लेकिन आप प्लीज रुक्मिणी को जाने दीजिए। मैंने अभी अभी बताया ना, घर में रिश्तेदार आने वाले हैं और इस वजह से तुम दोनों का यहाँ होना बहुत जरूरी है। पापा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे रिश्तेदारों को मैं संभाल लूंगी। लेकिन अभी रुक्मिणी के पापा की तबीयत खराब है। भगवान ना करे कल को कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होने वाला। और जब मैंने एक बार मना कर दिया तो रुक्मिणी नहीं जाएगी। पापा जी, आप हम दोनों बहुओं के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते और आप रुक्मिणी को मायके जाने से रोक भी नहीं सकते। मैं देखती हूँ आप कैसे रोकते हैं। बहुत जबान चलाने लगी है। तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। इतना कहकर राधे श्याम अपनी बहू सुमित्रा के ऊपर हाथ उठा देते हैं। सुमित्रा इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति कमल से बात करती है। कमल, अब मुझे इस घर में एक दिन भी नहीं रहना। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया जो तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? अरे ऐसा तो बहुत दिनों से हो रहा है। पापा जी की बातें और ज्यादती कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले उन्होंने मुझे मायके नहीं जाने दिया और आज तो मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो तुम्हारे ससुर हैं। अगर उनकी कोई बात मान लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? कमल, यहाँ बात मानने न मानने की नहीं है। वो मेरे और रुक्मिणी के ऊपर अपनी हर बात चलाते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं। आज रुक्मिणी के पापा की तबीयत खराब है और उसे मायके नहीं जाने दिया। क्या ये सही बात है? और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे। जरूर तुमने ही बदतमीजी की होगी। पापा कभी अपनी बहुओं के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, इतना तो मैं भी जानता हूँ। सुमित्रा अपने पति की बात सुनकर बहुत दुखी थी। आपको अपनी पत्नी के सम्मान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं भला आपके पापा के लिए झूठ क्यों बोलूंगी? देखो सुमित्रा, तुम बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही हो। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है पापा से तो कहीं और जाकर रह लो। क्या? कमल, मुझे पापा जी से परेशानी नहीं है, उनकी हरकतों से परेशानी है। पर अब जब आपने कह दिया है कि मुझे घर छोड़कर जाना चाहिए तो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। इतना अपमान होने के बाद मेरे लिए यहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, जहां जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन याद रखना मैं अपने पापा पर इस तरह का झूठा इल्जाम नहीं लगने दूंगा। और इस तरह से सुमित्रा घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर राधे श्याम जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वक्त के साथ अब राधे श्याम जी मेन मेक निकालने के साथ साथ ठरकी भी होने लगे थे। एक दिन सुबह के वक्त, रुक्मिणी बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए पापा जी आपकी चाय।
अरे क्या बात है बहू, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। लाल रंग की साड़ी खूब जचती है तुम्हारे गोरे रंग पर। पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सही तो कह रहा हूँ, अब सुंदर लग रही हो तो कह दिया। वैसे अभी तक नहाई नहीं हो शायद। नहीं पापा जी, बस नहाने जा रही थी, लेकिन आपने चाय के लिए बुला लिया तो बीच में से ही आ गई। अच्छा ठीक है, चाय तो मैं पी लूँगा, तुम जाकर नहा लो। और सुनो, कोई लाल रंग के कपड़े पहना, मैंने कहा ना अच्छा लगता है तुम पर लाल रंग। पापा जी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लगता है बुढ़ापे में सठिया गए हैं। रुक्मिणी बाथरूम के अंदर नहाने जाती है और उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे के पास से कोई छुपकर उसे देख रहा था। कौन है बाहर? कोई है क्या? नहाने के बाद रुक्मिणी अपने कमरे में जाती है। अमित, अभी जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है। अरे रुक्मिणी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि घर में पापा जी, तुम्हारे और मेरे सिवा तो इस वक्त कोई भी नहीं है। नहीं अमित, मैंने किसी की कदमों की आहट भी सुनी थी, कोई तो था वहां पर। कौन होगा? कमल भैया ऑफिस गए हैं, राजीव घर में नहीं है, भाभी तो कब का घर छोड़कर चली गई है। रहे पापा जी, अब तुम ही बताओ कौन हो सकता है। अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन अमित आज सुबह जब मैं पापा जी को चाय देने गई ना, तो वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी अजीब बातें? कहना क्या चाहती हो तुम? मुझसे कह रहे थे कि लाल रंग की साड़ी पहना करो, इसमें बहुत सुंदर लगती हो। अरे तो उसमें अजीब क्या है? तुम उनकी बहू हो, अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर दी होगी। तुम भी ना छोटी सी बात को लेकर कितना सोचती हो। शायद आप ठीक कहते हैं। चलिए, आपके ऑफिस का वक्त हो रहा है, मैं जल्दी से आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। बिल्कुल, मुझे 5 मिनट में ऑफिस निकलना है, तुम जल्दी से टिफिन लेकर आओ और मैं निकलूं। अमित के घर से ऑफिस जाने के बाद घर के अंदर रुक्मिणी और राधे श्याम जी ही रह गए, क्योंकि कमल और राजीव तो पहले ही घर में नहीं थे। रुक्मिणी किचन में काम कर रही थी, तभी राधे श्याम जी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ लगाते हैं। क्या हुआ पापा जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते। अरे कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, तुमने मेरे कहने से ये लाल रंग की साड़ी फिर से पहन ली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हारी तारीफ करने आया था। ठीक है पापा जी, ये सब तो आप सुबह कह चुके हैं ना। क्या बहू, एक तो मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे पास खड़ा हूँ और तुम डर रही हो। पापा जी, आप कैसी बहकी बातें कर रहे हैं? आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता समान, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? अरे जरा सा हाथ क्या लगा दिया तो इसमें तब परेशान होने वाली क्या बात है? देखो, अगर तुमने मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना, तो सुमित्रा की तरह तुम्हें भी इस घर से बाहर निकलवा दूंगा। दूर हटिए, आप मेरे पिता के समान हैं और ये सारी हरकतें मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो सुमित्रा भाभी घर छोड़कर चली गई। मैं आज ही अमित से आपके बारे में बात करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है, मेरा बेटा मुझ पर शक करेगा? उल्टे कान पकड़कर तुमको ये घर से बाहर निकाल देगा, ठीक वैसे ही जैसे कमल ने सुमित्रा को निकाल दिया। इसलिए चुपचाप रहो और जल्दी से खाना बनाकर बाहर टेबल पर सर्व करो, मुझे जोर से भूख लगी है। पापा जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज तो तुम्हें मैं बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था, वैसे सिर्फ कोशिश ही कर पाया क्योंकि कुछ दिखाई नहीं मुझे। क्या? इसका मतलब मेरा शक सही था। जब मैं नहा रही थी तो मुझे लगा कि कोई बाथरूम के बाहर खड़ा है और वो आप थे। अरे कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं दिखा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और किसी से मेरी शिकायत की ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शाम के वक्त जब ऑफिस से अमित घर लौट कर आता है तो रुक्मिणी उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ रुक्मिणी, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं अमित, मैंने सुबह भी आपसे कहा था कि जब मैं बाथरूम में नहा रही थी मुझे ऐसा लगा कोई छिपकर मुझे देख रहा था।
अरे पर मैंने तुम्हें सुबह भी समझाया था ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अमित? आज पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, मुझसे अजीब अजीब और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। ये तुम्हें क्या हो गया है रुक्मिणी? तुम अपने ससुर पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अमित, मैंने सुबह भी आपको इशारा करने की कोशिश की थी जब पापा जी लाल रंग की साड़ी में मेरी तारीफ कर रहे थे। लगता है तुमने उस बात को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लिया है। देखो रुक्मिणी, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। नहीं अमित, मैं नहीं समझ सकती। आपके ऑफिस जाने के बाद आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तो पापा जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो वो छुपकर मुझे देखने की कोशिश कर रहे थे। बस करो रुक्मिणी, बहुत हो गया। इस तरह का गंदा इल्जाम अपने ससुर पर लगाते हुए तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे कोई और होता तो मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन वो मेरे पापा है। हद हो गई बदतमीजी की। और बदतमीजी मेरे पापा नहीं बल्कि तुम कर रही हो। अमित, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? हो सकता है कि सुमित्रा भाभी की तरह तुम्हें भी पापा जी के घर में रहने से परेशानी होती होगी। बोझ बन गए ना मेरे पापा जी तुम्हारे ऊपर, इसलिए अब तुम उन्हें घर से बाहर निकलवाना चाहती हो, वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाकर। ऐसी बात नहीं है अमित, मैं सच कह रही हूँ। देखो रुक्मिणी, मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो सुमित्रा भाभी की तरह तुम भी ये घर छोड़कर जा सकती हो। एक दिन सुबह के वक्त, अरे उर्मिला बहू, मैं जरा मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ, 1 घंटे में लौट कर आता हूँ, मेरे लिए नाश्ता बनाकर तैयार रखना। जी पापा जी, जैसा आप कहें वैसा ही करूंगी। उर्मिला, मुझे भी ऑफिस निकलना है, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। हाँ हाँ राजीव, क्यों नहीं, मैंने सब लोगों का नाश्ता बना दिया है, कमल और अमित भैया का भी। एक काम करते हैं, सब लोग साथ में ही नाश्ता करते हैं। नहीं उर्मिला, वो पापा को ना अकेले में नाश्ता करने की आदत है, हम सब लोगों के जाने के बाद ही नाश्ता करते हैं वो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस घर में आ गई हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करो। अरे लेकिन ऐसा क्यों उर्मिला? अरे बस ऐसे ही, सब लोग साथ में रहे इसलिए। मैं जानती हूँ पापा जी अकेले में नाश्ता क्यों करते हैं, ताकि बाद में खाने की चीजों में मिनमेख निकाल कर अपनी बहू को परेशान कर सके। शादी से पहले रुक्मिणी और सुमित्रा दोनों भाभियों से मिल चुकी हूँ मैं, लेकिन अब इस घर में ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। कुछ देर के बाद सब लोग नाश्ते के टेबल पर इकट्ठा होते हैं। अरे तुम तीनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? पहले तुम तीनों खाओ, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद नाश्ता करूंगा। नहीं पापा जी, अब से ना इस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग साथ में खाएंगे। मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर खाऊंगी, मैं सबका बचा कुछ क्यों खाऊं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा पूरा अधिकार बनता है। आओ बेटा, तुम भी साथ में बैठो। अरे उर्मिला, नाश्ता तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ कमल भैया ठीक कह रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। पापा जी, आप कुछ नहीं कहेंगी? क्या हुआ, आपको नाश्ता पसंद नहीं आया? कुछ कमी है क्या इसमें, मसाला या कुछ कम हो तो बता दीजिए ना। अरे कैसी बात करती हो, और उर्मिला इतना टेस्टी नाश्ता बनाया कि कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं सकता। क्यों पापा, है ना बहुत अच्छा? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। बाकी आबे सुमरा में क्या स्वाद है। थैंक यू पापा जी। वैसे मुझे लगता था कि आप खाने की चीज़ों को लेकर काफ़ी नखरे करते होंगे, मेरा मतलब आपको खाने पीने का बहुत शौक है, ऐसा सुना है। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बस जो बन गया वही चुपचाप खा लेता हूँ। उसके बाद कमल, राजीव और अमित तीनों ही ऑफिस चले जाते हैं। राधे श्याम जी किसी भी तरह अपनी बहू उर्मिला को परेशान करने का मौका ढूंढ रहे थे, और इसलिए वो अपने ढेर सारे कपड़े लेकर उर्मिला के पास आते हैं। देखो बहू, ये सारे कपड़े धो देना और अच्छी तरह से धोना, कपड़ों पर जरा सा भी दाग धब्बा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी पापा, पर आप अब मुझे ये कपड़े धोने के लिए दे रहे हैं, सुबह देने चाहिए थे ना, मैं सुबह के वक्त वॉशिंग मशीन लगाकर सब धो देती। अरे तो अभी कौन सा काम है, अभी भी तो धो सकती हो ना कपड़े। बिल्कुल पापा जी, एकदम ठीक कहा, अभी मशीन लगाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ और शाम तक आयरन करके बिल्कुल तैयार कर दूंगी। अच्छा ठीक है, बच्चों के ऑफिस से आने से पहले ये काम निपटा देना,
बाद में उनके साथ बैठकर बातें करने में बिजी हो जाता हूँ, फिर मैं ठीक से देख भी नहीं पाऊंगा कि तुमने कपड़े ढंग से धोए या नहीं धोए। पापा जी, आपको ना ससुर नहीं सास होना चाहिए था। बहुओं को बहुत तंग किया है ना आपने, अब मैं बताऊंगी आपको। शाम के वक्त जब सब लोग ऑफिस से लौट कर आ जाते हैं, उर्मिला उसी वक्त अपने ससुर के कपड़े लेकर उनके पास पहुंचती है। अरे उर्मिला, इतने सारे कपड़े, तुम ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों घूम रही हो? ऐसा लग रहा है पापा के सारे कपड़े एक ही दिन में धो दिए तुमने। अरे उर्मिला, एक एक करके भी तो कपड़े धो सकती थी। वो क्या है ना, पापा जी सुबह मेरे पास आए, कहने लगे कि सारे कपड़े उन्हें अर्जेंटली चाहिए, बस इसलिए पूरा दिन लगाकर बड़ी मेहनत से धोकर सुखाकर आयरन करके लाई हूँ। पापा जी चेक कर लीजिए ना, कहीं कुछ गंदा तो नहीं रह गया। उर्मिला, तुम कैसी बात कर रही हो? भला घर में कोई किसी के कपड़े चेक करके देखता है क्या? और अगर कुछ रह भी गया होगा तो ठीक है ना। आप ठीक कहते हैं, लेकिन फिर भी पापा जी से पूछना तो पड़ेगा ना, अगर उनको पसंद नहीं आया तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाओ बहू, कपड़े तो बहुत अच्छे धुले हैं, तुम जाकर मेरी अलमारी में रख दो। बहुत अच्छा काम करती हो तुम, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। सब लोगों के अपने अपने कमरे में जाने के बाद राधे श्याम अकेले में बैठकर अपनी बहू उर्मिला को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। ये उर्मिला सुमित्रा और रुक्मिणी की तरह नहीं है, बहुत चालाक लड़की है। जब भी कोई काम करती है जानबूझकर मेरे बेटों के सामने करती है, ताकि मेरे बेटों को मेरी सच्चाई ना पता चले। कल जाने दो इन तीनों को ऑफिस, जो काम मैं रुक्मिणी के साथ नहीं कर पाया वो अब इसके साथ करूँगा, और फिर देखता हूँ ये किसी के सामने कैसे अपनी ज़बान खोलती है। अगले दिन सब लोगों के ऑफिस जाने के बाद, उर्मिला बहू, ज़रा मेरे कमरे में आना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी थोड़ी मदद तो कर दो। लगता है पापा जी का ठरकीपन जाग रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उनकी बातों में नहीं आने वाली। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं ना। अभी इनके कमरे में जाती हूँ और बताती हूँ। उर्मिला अपने ससुर के कमरे में आती है। क्या हुआ पापा जी, आप मुझे आवाज़ क्यों दे रहे थे? अरे बेटा, ज़रा यहाँ आओ, मेरे पैरों पर ना तेल लगा दो, बड़े ज़ोर से दर्द हो रहा था। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, एक मिनट रुकिए। ज़रा ये तो बताइए, तेल कहाँ रखा है आपने? अब वो वहाँ बेड के सामने जो अलमारी है ना बेटा, वहीं पर रखा हुआ है। वहाँ से निकाल कर इधर मेरे पास आकर बैठो और पैरों पर तेल लगा दो। तेल निकालने के बहाने उर्मिला चुपचाप अलमारी के खाने में अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है, और इस बात की खबर राधे श्याम को नहीं लगती। जैसे ही उर्मिला राधे श्याम के पैरों पर तेल लगाने के लिए बैठती है, राधे श्याम के अंदर का ठरकीपन जागने लगता है। वैसे एक बात कहूँ उर्मिला, तुम ना रुक्मिणी और सुमित्रा से कहीं ज़्यादा सुंदर हो, और इस काली साड़ी में तो कमाल की सुंदर लग रही हो। थैंक यू पापा जी, इस तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू, तुम्हारे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, ज़रा ठीक से लगाओ ना। तुम्हारा हाथ ज़रा मुझे पकड़ने दो ना, तुम्हारे हाथों की कोमलता महसूस करना चाहता हूँ मैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं पापा जी? मैं आपकी बहू हूँ, और इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है क्या? अरे तो क्या हुआ, तुम्हारी सास तो मुझे जवानी में ही छोड़कर मर गई, अब किसी से तो अपना मन लगाऊंगा ना मैं। लेकिन पापा जी, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, मैं जाकर उन्हें आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो। और आपने अभी जो कुछ भी मुझसे कहा है ना, ये सब भी मैं आपके तीनों बेटों को बताऊंगी। जाओ जाओ जाओ, जिसे जो बताना है बताओ। और तुम्हारे बताने से क्या होगा, सुमित्रा रुक्मिणी की तरह मेरे बेटे तुम्हें भी घर से आउट कर देंगे। ये तो वक्त ही बताएगा पापा जी, कौन किसे घर से बाहर निकालेगा। उर्मिला अपना मोबाइल लेकर चुपचाप कमरे से बाहर आ जाती है। शाम को जब राजीव ऑफिस से लौट कर आता है तो उर्मिला राजीव, कमल और अमित तीनों के सामने राधे श्याम से कहती है, मैं आप तीनों को ये बात बताना चाहती हूँ कि आपके पापा जी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये तुम क्या कह रही हो? लगता है रुक्मिणी की तरह तुम्हें भी आदत लग गई है, उसने भी मेरे पापा पर ऐसा ही गलत इल्जाम लगाया था। देखो उर्मिला, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। पापा तुम्हारे ससुर जी हैं, उन पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ। मैं जानती थी मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, और मुझे भी घर की दोनों बड़ी बहुओं की तरह शायद घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास पूरा इंतजाम है, सबूत है,
एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना कहकर उर्मिला ने अपने मोबाइल में बनी हुई रिकॉर्डिंग तीनों बेटों को दिखा दी। ये क्या पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पापा, आपकी वजह से मैंने अपनी पत्नी को इस घर से बाहर निकाल दिया। पापा, उर्मिला इस घर की सबसे छोटी बहू है, आपकी बेटी की उम्र की है, और आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं। इन सब का एक ही इलाज है। आज के बाद पापा जी इस घर में नहीं रहेंगे और घर की दोनों बहुओं को पूरी इज्जत के साथ घर में वापस लाया जाएगा। इस घटना के बाद कमल, अमित और राजीव ने राधेश्याम को घर से बाहर निकाल दिया और सुमित्रा और रुक्मिणी को इज्जत के साथ घर वापस लेकर आ गए और उनका घर फिर से खुशहाल परिवार में बदल गया।